आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10वीं वर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली का नाम है वर्त, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें क्या है कि प्रत्येक वर्त जिस समतल में बना होता है उसे 3 भागों में विभाजित कर सकते। यदि वर्त है और वर्त किसी समतल पर बना हुआ है तो उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अंतभाग, परिसीमा वर्त और बाह्य भाग। कैसे, देखिए ये वर्त है तो एक तो वर्त के अंदर वाला भाग हो गया, मतलब अंतभाग जैसे कहेंगे, कोई भी अंदर बिंदु मान लो, ले लो, तो ये अंदर वाला भाग अंतभाग। एक इसके सीमा पर, मतलब इसी रेखा पर स्थित होगा ना, परिधि है, परिधि ये, इस परिधि पर कोई भी बिंदु स्थित होगा वह परिसीमा पर, और एक बिंदु बाहर स्थित होगा। एक कहीं भी बिंदु बाहर स्थित होगा तो बिंदुओं को दर्शाते, जैसे एक यहाँ बिंदु हो सकता है, एक इसी रेखा पर हो सकता है, एक अंदर हो सकता है। तो 3 बिंदु होंगे, एक अंदर वाला अंतभाग और इस परिधि के ऊपर वाला भाग, ये बिंदु होंगे वो परिसीमा पर होंगे, और जो बाहर होंगे वो बाह्य भाग होंगे, ये बाह्य भाग। तो ये इस प्रकार है। तो हमने यही पढ़ा था कि अंतभाग, परिसीमावर्त और बाह्य भाग जो यहाँ दर्शाया हुआ है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि वर्त की जीवा क्या होती है। वर्त की जीवा वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड नहीं, वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। ये वर्त है। तो वर्त के आपको ध्यान होना चाहिए, ये हर जगह बिंदु होते हैं। ये वर्त की परिधि पर हर जगह क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हर वर्त के ये परिधि पर बिंदु होते हैं, ये अनंत बिंदु होते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं। ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर ये अनंत बिंदु होते हैं, और ये बिंदु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वर्त का। तो इसमें आप क्या करोगे, कोई भी वर्त के 2 बिंदु मिला दोगे। कितने बिंदु मिला दोगे, 2। कोई भी वर्त है, ये वर्त हर जगह बिंदु ही है, कोई भी 2 बिंदु आप मिला देते हो, वर्त के कोई भी आप 2 बिंदु मिला देते हो तो हमें वर्त की जीवा मिलती है। जैसे ये वर्त है तो यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, सब जगह बिंदु है। यदि आप कोई भी 2 बिंदु मिला देते हो तो हमें जीवा प्राप्त होती है। तो ये जीवा होती है। वर्त की परिधि पर हमेशा ध्यान रखना, वर्त की परिधि पर बिंदु स्थित होते हैं। आप कोई भी बिंदुओं को मिला दोगे, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, अलग अलग जीवा है। आप केंद्र से जितना केंद्र की ओर जाओगे तो जीवा बड़ी होती जाएगी, ये देखो, और यहाँ इधर क्या होती जाएगी, इधर जाओगे तो छोटी होती जाएगी। वर्त से केंद्र से दूर जाओगे तो जीवा छोटी होती जाएगी, और नज़दीक आओगे केंद्र के तो जीवा क्या होती जाएगी, बड़ी। ये वर्त की जीवा यहाँ ए भी दर्शाई गई है। यहाँ 2 बिंदु मिलकर, ये परिधि पर बिंदु होते तो यहाँ कोई 2 बिंदु मिलकर वर्त की जीवा का निर्माण करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाता है, जीवा। और ये चित्र है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ये कुछ लाइनें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या लाइनें, एक वर्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वर्त है उस पर अनंत आप जीवाएं खींच सकते हैं। क्यों, ये देखो, ये वर्त है और इस वर्त के परिधि पर अनंत बिंदु होंगे।
अनंत बिंदु होंगे तो आप कोई भी दो बिंदुओं मिलाकर यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, कोई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आप जैसे ये पूरा वर्त बता देते हैं, यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अनंत होंगे, इससे भी नज़दीक नज़दीक होंगे। तो कोई भी आप दो बिंदु मिलाओगे तो आपको जीवा मिलेगी। ये जीवा हो सकती है, ऐसे जीवा हो सकती है, ऐसे जीवा हो सकती है। तो वर्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है, क्योंकि वर्त पर अनंत बिंदु है। तो आप कोई भी दो बिंदु मिलाकर हम वर्त पर जीवा बना सकते हैं, तो यहाँ अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पहली लाइन हमने पढ़ ली थी, एक वर्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। उसके बाद में दूसरी, एक वर्त की जीवा के अंत बिंदु सदैव वर्त पर स्थित होते हैं। एक आप ले लोगे वर्त, उसमें एक वर्त की जीवा के अंत बिंदु सदैव वर्त पर स्थित होते। एक जीवा है, उसके अंत बिंदु सदैव कहाँ स्थित होते? वर्त पर स्थित होते। देखिए ये अंत बिंदु है रेखा के, तो ये किस पर स्थित होंगे? वर्त पर ही स्थित होंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये जीवा है, जीवा के अनंत बिंदु हमेशा वर्त पर ही स्थित होंगे। जैसे यहाँ है तो यहाँ स्थित होंगे, और यहाँ होंगे तो वर्त के परिधि पर ही होंगे। ये ध्यान रखना, वर्त की जीवा के अंत बिंदु हमेशा वर्त की परिधि पर ही होंगे। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि एक वर्त की जीवा अंत बिंदु सदैव वर्त पर होते हैं। उसके बाद में अगली लाइन क्या दी हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली लाइन है वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है तथा केंद्र के पास वाली जीवा अधिक लंबाई की होती है। दोनों लाइनों को समझना है। वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है। देखिए ये वर्त है, अब वर्त के बारे में समझते। ये वर्त है और वर्त से कोई समान दूरी पर स्थित है। मान लो इधर ये कोई समान दूरी पर है केंद्र से, यहाँ से, और इधर ये समान दूरी से केंद्र दूसरी साइड है, समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्या होता है, ये लाइन लिखी हुई थी कि क्या लिखा हुआ था, ये दोबारा देख लेते हैं एक बार। वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है। वर्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती है। तो पहले ये देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये देखिए ये वर्त है, यदि केंद्र से समान दूरी पर है तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है? समान दूरी पर कैसे भी हो सकती है। यदि केंद्र से समान दूरी पर है तो हमेशा ध्यान रखना उन जीवाओं की लंबाई क्या होगी? समान। जैसे ये है, मान लो ये कोई 1 सेमी दूर है और इधर से ये जीवा 1 सेमी दूर है मान लो, तो इनकी लंबाई हमेशा क्या होगी? समान। आप चाहे किस भी साइड हो, यदि केंद्र से समान दूरी पर है तो हमेशा ध्यान रखना इनकी जीवाओं की लंबाई क्या होगी? समान। उसके बाद में अगला क्या दिया हुआ है ये देखेंगे। अगला दिया हुआ है ये कि केंद्र के पास वाली जीवा सबसे अधिक लंबी होती है। हमेशा ध्यान रखना, केंद्र के पास वाली जीवा, ये केंद्र है, केंद्र के पास वाली मतलब केंद्र से जो भी जीवा गुजरेगी वो सबसे लंबी जीवा होगी। चाहे केंद्र से गुजरनी चाहिए कोई भी, वो समान लंबाई की होगी और वही क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्त है, वर्त से कोई भी यदि केंद्र से गुजर जाए, किससे गुजर जाए? केंद्र से, तो वह सबसे बड़ी जीवा होगी। और उस सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हमेशा व्यास कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में अगला देखते। देखिए एक बार ये लाइन दोबारा देखते हैं। वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वर्त के केंद्र से जाती है वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्त के केंद्र से जाए वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे ये वर्त है, कोई भी केंद्र है बीच में, इस केंद्र से कोई भी रेखा जाए तो ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसे हम क्या कहते हैं? व्यास। ये ध्यान रखना है आपको। और ये व्यास होता है, और ये व्यास
ये आदि त्रिज्या होती है और त्रिज्या आर और आर दो आर होते हैं। व्यास को हम दो आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर और आर को जोड़ोगे तो दो आर होता है। उसके बाद में देखोगे क्या है, आगे दिया हुआ है वर्त का व्यास। वर्त का व्यास, वर्त का व्यास क्या है, वर्त का व्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी वर्त में खींची गई वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे वर्त का व्यास कहते हैं। ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे वर्त का क्या कहते हैं, व्यास। देखिए ये केंद्र है, केंद्र से गुजर रहे हैं तो इसे व्यास कहेंगे। और ये आर और ये आर, तो व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2r। ये ध्यान रखना क्योंकि आर और आर जोड़कर कितना बनता है, 2r। उसके बाद में क्या है, आगे देखते हैं अर्धवर्त। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्धवर्त क्या होता है। अर्धवर्त प्रत्येक व्यास वर्त को बराबर भाग में विभाजित करता है जिसमें प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। कोई भी ये वर्त है उसको हम बराबर भाग में विभाजित कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त। एक साइड वाला ये अर्धवर्त और एक साइड वाला ये अर्धवर्त। देखिए एक ये हो गया, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो अर्धवर्त हो गई। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, दो अर्धवर्त बनेंगे। यदि एक व्यास खींचे है तो दो अर्धवर्त बनेंगे और दोनों बराबर क्षेत्रफल में होंगे। यदि इस प्रकार खींचे ले और केंद्र मान लो यहाँ है और केंद्र से होकर गुजराता है तो पहले तो दो भाग की, ये तो अर्धवर्त बन गया इस प्रकार, जैसे एक अर्धवर्त ये और एक अर्धवर्त ये। यहाँ चार भाग की है तो वर्त का चतुर्थांश बन गया, एक चतुर्थांश, दो चतुर्थांश, तीन चतुर्थांश और चार चतुर्थांश। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद में ये कक्षा 10 की गणित है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ हमेशा वीडियो देखे और गणित में 100 में से 100 अंक भी ला सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वर्तखंड। ये आपकी प्रश्नावली 12, ये 10 पढ़ रहे हैं, ये 12 में भी काम आएगा वर्तखंड। तो ध्यान से देखना एक बार वर्तखंड क्या होता है। हम देखते हैं लाइन से। तो सबसे पहले ये वर्तखंड की परिभाषा दी हुई है, क्या दी हुई है ये पढ़ेंगे। तो देख लीजिए क्या दी हुई है। किसी भी वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है तो इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग एक वर्त खंड कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जीवा को हम खींचते हैं तो जीवा कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों में। देखिए ये वर्त है, ये केंद्र है। जीवा कहीं भी खींच लो, मान लो ये जीवा खींच ली तो वर्त के कितने भाग हो गए, दो। एक ऊपर वाला भाग ये भाग और एक ये भाग जीवा से। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्त के दो भाग हुए, इसे वर्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वर्तखंड। तो इस वर्तखंड के दो नाम पड़े। ये छोटे वाले को कहेंगे लघु वर्तखंड और बड़े वाले को कहेंगे दीर्घ वर्तखंड। तो देखिए छोटे वाला ये तो हो गया लघु वर्तखंड ये है, और दीर्घ वर्तखंड कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। दीर्घ वर्तखंड हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े वाला है, जो बड़े वाला है ये दीर्घ वर्तखंड होगा और ये कौन सा होगा, लघु वर्तखंड। ये आपको ध्यान रखना है। जो छोटे वाला जीवा से बन रहा है ये लघु वर्तखंड और बड़े वाला बन रहा है ये दीर्घ वर्तखंड। और कभी कभी कुछ नहीं दिया हुआ आए तो आपको केवल वर्तखंड दिया हुआ आए प्रश्न में कि वर्तखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको दीर्घ नहीं मानकर कौन सा मानना है, लघु। आपको ये मानना है कि आपको लघु वर्तखंड ज्ञात करने को कह रहा है। नाम तो आ जाएगा आगे, जैसे लघु वर्तखंड ज्ञात कीजिए तो पता चल जाएगा, दीर्घ वर्तखंड ज्ञात कीजिए तो पता चल जाएगा, लेकिन केवल वर्तखंड आए तो आपको लघु वर्तखंड मानना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए एक बार ये दोबारा देख लीजिए क्या लिखी हुई लाइन। ये देखिए मैंने चित्र बनाया है, उसके बीच में केंद्र है, केंद्र दिया हुआ है, इधर दीर्घ वर्तखंड दिया हुआ है, इधर लघु वर्तखंड दिया हुआ है। ये भी आप भी नोट्स बना सकते हो इस प्रकार। उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है देखिए आगे,
तिर्य्य खंड के बारे में। किसके बारे में? तिर्य्य खंड। देखिए वर्तखंड तो हमने पढ़ा था अभी, वर्तखंड तो एक जीवा से बनता है, लेकिन तिर्य्य खंड ये केंद्र है, दो तिर्य्यों से बनेगा। ये तिर्य्या, एक इधर तिर्य्या, तो ये तिर्य्या से बनता है, ये होता है तिर्य्य खंड, ये ध्यान रखना। तो पढ़ते एक बार परिभाषा। किसी वर्त में दो तिर्य्याओं द्वारा काटा गया भाग क्या कहलाता है? तिर्य्य खंड। किसी वर्त के दो तिर्य्याओं द्वारा काटा गया भाग क्या कहलाता है? तिर्य्य खंड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए तिर्य्य खंड का चित्र बनाकर देख लेते हैं। तो तिर्य्य खंड का चित्र बनाते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए ये केंद्र है वर्त के बीच में। उसके बाद में देखिए ये दो तिर्य्या आप मिला दोगे कोई भी दो, तो एक तो ये लघु तिर्य्य खंड बन गया, एक ये कौन सा बन गया? दीर्घ तिर्य्य खंड। एक तो लघु हो गया और एक हो गया दीर्घ तिर्य्य खंड, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और कुछ आगे नहीं आए तो आपको लघु तिर्य्य खंड, केवल इतना लिखा आ जाए तिर्य्य खंड, तो आपको हमेशा लघु तिर्य्य खंड मानना है। वर्तखंड में भी आपको बता दिया, यदि कुछ लिखा हुआ नहीं आए तो आपको कौन सा मानना है? लघु तिर्य्य खंड, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। उसके बाद में क्या है? ये देखिए ये तिर्य्य खंड है, ये हो गया, एक तो लघु एक दीर्घ, इसके बीच में लघु के बीच में हमेशा थीटा कोण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वर्त में पूरा कोण ये कितने का होता है? ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये पूरा कोण वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ये बात ध्यान रखनी है। तो यदि ये अंदर वाला कोण थीटा हो जाए तो बाहर वाला कोण होगा 360 माइनस थीटा, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि पूरा 360 का है, अंदर वाला 360, अंदर वाला थीटा है, तो बाहर वाला 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या है, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? छेदन रेखा। इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट ये परिभाषा है छेदन रेखा। छेदन रेखा, यदि कोई रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह वर्त की छेदन रेखा कहलाती है। मैंने ये बताया था वर्त के आप देखोगे तो वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। वर्त की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैं दूसरे पेन से दर्शाता हूँ। देखिए ये, अब देखिए एक यहाँ बिंदु, इस प्रकार अनेक बिंदु होंगे, अनेक, मैं तो थोड़े बहुत दर्शा रहा हूँ, तो अनंत बिंदु होंगे। यदि कोई रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, वहां तो हम पढ़ रहे थे पहले, एक पढ़ा था जीवा, वहां तो रेखाखंड दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, लेकिन यहाँ रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो रेखा किस प्रकार की होती है? जो आगे चलती रहेगी दो बिंदुओं से। तो देखिए यहाँ दो बिंदुओं से मिलती है जो रेखा होती है, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, तो इस प्रकार रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी। तो एक वर्त पर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि अनंत बिंदु है। कोई भी दो बिंदु मिला दोगे तो हमें वर्त पर रेखा प्राप्त हो जाएगी, और वर्त पर अनंत जीवाएं भी खींच सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए क्या परिभाषा लिखी हुई है, आगे देखेंगे। यहाँ एल दी हुई है, ये वर्त की छेदन रेखा है, ये रेखा है जो दो बिंदुओं को काट कर आगे निकले। उसके बाद में स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ते। क्या है स्पर्श रेखा? स्पर्श रेखा, यदि कोई रेखा है, वो पहले पेन का कलर बदल देते हैं। क्या होता है? पेन का कलर बदलते हैं तो ये लाल कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए, यदि कोई रेखा किसी वर्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती। यदि कोई भी रेखा है वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। यदि कोई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो हमेशा ध्यान रखना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो हमेशा क्या होगी? स्पर्श रेखा। कोई भी एक बिंदु, ऐसे नहीं है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो स्पर्श रेखा अंदर से नहीं गुजरेगी, बाहर से गुजरेगी। इस प्रकार हो सकती है स्पर्श रेखा एक बिंदु से गुजरती है। उसके बाद में एक इस बिंदु से कोई, ये अंदर आ गई, अंदर वाले ये गलत है, यहाँ ये
बाहर कहीं भी हो सकती है। देखिए इस बिंदु से होकर जा सकती है, कोई भी एक बिंदु से गुजरेगी लेकिन बाहर रहेगी, क्योंकि अंदर गुजर जाएगी तो दो बिंदु हो जाएंगे, लेकिन स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं से गुजरती है? एक बिंदु से। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वर्त पर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है। तो हम वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वर्त पर अनंत बिंदु है और एक बिंदु पर एक अनंत रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार दोबारा सुन लो। देखिए वर्त है उस पर आपको ध्यान रखना अनंत बिंदु है। कितने बिंदु है? अनंत। एक वर्त पर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है। देखिए यहाँ इस प्रकार। तो एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार। तो अनंत बिंदु है तो वर्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो ये ध्यान रखना, वर्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। स्पर्श रेखाओं के बारे में कुछ विशेषता है वो देखेंगे। तो वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी भी वर्त पर अनेक अनंत बिंदु होते हैं, अंततः एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये लाइन अभी समझाई थी, एक बार दोबारा देखना चाहो तो समझ लो। क्या है कि एक वर्त है तो वर्त पर अनेक स्पर्श, ये अनेक बिंदु होंगे। आपको पता ही है ये वर्त पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। तो अनंत बिंदु होंगे, वर्त पर अनंत बिंदु होंगे। तो देखिए इस प्रकार ये बिंदु मैं सफ़ेद से दर्शा रहा हूँ। तो ये अनंत बिंदु होंगे। तो एक बिंदु से गुजरेगी कोई भी रेखा, एक बिंदु से गुजरेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बिंदु से कोई भी रेखा गुजरती है तो हमेशा ध्यान रखना, एक बिंदु से कोई भी रेखा गुजरे तो वह हमेशा स्पर्श रेखा होगी। वर्त पर अनंत बिंदु होते हैं, वर्त के एक बिंदु से कोई भी रेखा गुजरती है तो हम हमेशा स्पर्श रेखा होती है। और इस लाइन को समझ लेना एक बार, लाइन बहुत ही लिखी हुई है स्पष्ट। और ये एक नंबर के सवाल भी यहाँ से आ सकते हैं। किसी वर्त पर अनेक अनंत बिंदु होते हैं, अंततः एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो की स्पीड करके भी देख सकते हो इसी वीडियो को। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखेंगे। क्या लिखा हुआ है ये लाइन, वर्त के किसी बिंदु पर केवल एक, वर्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अर्थात वर्त के किसी बिंदु P पर दो या अधिक स्पर्श रेखा की रचना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब आप समझ लो, आप पढ़ लेना। तो ये है कि एक वर्त और वर्त है, और उसके बाद में देखिए वर्त पर एक बिंदु है। कितने? एक बिंदु। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। कहीं भी एक वर्त पर हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना वर्त पर अनेक खींची जा सकती है, लेकिन वर्त के बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है ये लाइन समझ लीजिए। उसके बाद में ये लाइन समझ लीजिए। उसके बाद में अगला, किसी भी वर्त में इसके अभ्यंतर बिंदु या आंतरिक बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। देखिए कोई भी वर्त है, उसके हम अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। क्यों? देखिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु है इस प्रकार दर्शाए हुए। तो ये बिंदु दर्शाए हुए, तो इन बिंदुओं को, ये बिंदु दर्शाए हुए, इन बिंदुओं को क्या करना है, हम अभ्यंतर मतलब अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, बाहर खींच सकते। क्योंकि हम अंदर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, इधर से गुजारेंगे तो देखिए अंदर दो बिंदुओं से गुजर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ वर्त के अभ्यंतर अंदर वाले भाग में कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते। उसके बाद में देखिए ये दो साथ में समझ लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित है कोई बिंदु, उससे हमेशा ध्यान रखना एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में ध्यान रखना वृत्त पर तो अनेक खींची जा सकती है, अनेक बिंदु होते हैं। उसके बाद में ये बात ध्यान रखना, वृत्त से कोई भी वृत्त है, ये वृत्त हो गया, ये लाइन नीचे वाली है ये पढ़ लो। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। इस प्रकार कहीं भी कोई भी बिंदु है तो उससे हम बाहर स्थित बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये ध्यान रखना, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इतना ही है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। यदि आप इतना ध्यान से पढ़ोगे तो आगे भी हम ये प्रश्नावली पढ़ाएंगे और इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ना है। आप सच में ये किताब में ये रफ कॉपी में मिलाते हो, किताब से प्रश्न करते हो तो आप इस गणित में 100 में से 100 अंक भी ला सकते हो। और गणित में यदि आप 100 में से 100 लाओगे तो आपके परसेंट भी अच्छे बनेंगे। तो ये ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है, सभी वीडियो लाइन से देखना है। और वीडियो आपको लाइन से प्ले लिस्ट में उपलब्ध है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट सेव कर सकते हो। तो हमेशा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये ध्यान रखें। और हमेशा एक जगह से पढ़े, आपको अच्छा समझ में आएगा, अच्छा मिलेगा। आप गणित में ध्यान रखना 100 में से 100 भी ला सकते हो, ये बात ध्यान रखना। यदि आपके मार्कशीट में इतने नंबर लिखे हुए हो तो कितना अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।